नमस्कार। आज हम सफर पर निकल रहे हैं भारत की आधुनिक रेल क्रांति को समझने के लिए। वंदे भारत एक्सप्रेस ये सिर्फ तेज रफ्तार वाली एक ट्रेन नहीं है, बल्कि ये भारत की इंजीनियरिंग क्षमता और कह सकते हैं भविष्य के परिवहन की एक झलक भी है। हमारे पास कई तरह के स्रोत हैं, खबरें हैं, कुछ तकनीकी दस्तावेज, सरकारी प्रेस रिलीजेस और भी जानकारियां जो हमें इस सेमी हाई स्पीड ट्रेन की कहानी मतलब परत दर परत खोलने में मदद करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि ये सफर कैसे शुरू हुआ, क्या चीज इसे खास बनाती है, ये कहाँ तक पहुंच चुकी है और हाँ, आगे क्या होने वाला है। तो शुरुआत कहाँ से करें? कैसे इस विचार ने जन्म लिया? ऐसा लगता है कि इसकी जड़ें भारत की पुरानी मतलब भरोसेमंद लेकिन अब थोड़ी धीमी लगने वाली ट्रेनों जैसे शताब्दी और राजधानी एक्सप्रेस के विकल्पों की तलाश में है। खासकर लंबी दूरी की यात्राओं के लिए एक आधुनिक, तेज और ज्यादा आरामदायक अनुभव की जरूरत वो महसूस हो रही थी। बिल्कुल। और यहीं से ट्रेन 18 और ट्रेन 20 का क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट आया। ट्रेन 18 चेयर कार वाली ट्रेन थी जिसे शताब्दी के रूट पे चलाने का प्लान था, और ट्रेन 20 थी स्लीपर कोच वाली। इसे लंबी दूरी की राजधानी ट्रेनों की जगह लेने के लिए सोचा गया था। अच्छा। प्लान तो ये भी था कि ट्रेन 20 मतलब स्लीपर वाली वो 2020 तक तैयार हो जाए। एक दिलचस्प बात यह भी है, शुरू में ट्रेन 20 के लिए एल्यूमिनियम बॉडी पर भी विचार हुआ था। ओह, एल्यूमिनियम क्यों? मकसद था ट्रेन को हल्का बनाना ताकि एनर्जी एफिशिएंट हो, बिजली कम लगे। हालांकि बाद में इस पर फिर से सोचना पड़ा, शायद लागत वगैरह की वजह से। लेकिन ये सफर शुरू से ही मतलब एकदम आसान नहीं था, है ना? जहां तक मुझे याद है, शुरुआती टेंडर प्रक्रिया में कुछ दिक्कतें आई थीं। हाँ, वो हुआ था। मेक इन इंडिया पर जोर देने के लिए शायद शर्तों को बदलना पड़ा, जिससे पुराने टेंडर रद्द करके नए सिरे से शुरुआत करनी पड़ी। हाँ, ये शुरुआती बाधाएं थीं, पर ये एक तरह से मेक इन इंडिया पर फोकस को भी दिखाता है। सरकार चाहती थी कि ये ट्रेनें ज़्यादा से ज़्यादा स्वदेशी तकनीक और पुर्जों से बने। खैर, इन शुरुआती चुनौतियों के बाद चीज़ें पटरी पर आईं। और फिर वो दिन आया जिसने भारतीय रेलवे के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा। 15 फरवरी 2019, जब पहली वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसे पहले ट्रेन 18 कह रहे थे, नई दिल्ली से वाराणसी के लिए रवाना हुई। भारत की पहली बिना इंजन वाली सेमी हाई स्पीड ट्रेन। वाकई एक बड़ा कदम था। हाँ, बिना इंजन वाली या कहें इंजनलेस ट्रेन, ये EMU यानी इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट तकनीक पर चलती है, जिसे डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रैक्शन कहते हैं। अच्छा, ये EMU क्या होता है आसान भाषा में? आसान भाषा में समझें तो इसमें ट्रेन खींचने के लिए अलग से कोई भारी भरकम इंजन नहीं होता। पावर यूनिट्स मतलब मोटर वगैरह ट्रेन के डिब्बों के नीचे ही लगी होती हैं। ओके। इसका फायदा ये है कि ट्रेन बहुत जल्दी स्पीड पकड़ लेती है और ब्रेक भी तेजी से लगते हैं। पिकअप बहुत अच्छा होता है, जैसे स्पोर्ट्स कार का होता है। हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। इसका ऑपरेशनल टारगेट 160 किलोमीटर प्रति घंटा रखा गया था, जो उस वक्त भारतीय पटरियों पर एक नई रफ्तार थी। और इस पहली ट्रेन के बाद नेटवर्क का विस्तार भी काफी तेजी से हुआ। अक्टूबर 2019 में ही दूसरी ट्रेन नई दिल्ली से श्री माता वैष्णो देवी कटरा के लिए शुरू हो गई। हाँ, वो तीर्थ यात्रियों के लिए बहुत बड़ी राहत थी। बिल्कुल। और फिर तो जैसे सिलसिला चल पड़ा, देश के कोने कोने में वंदे भारत की पहुंच बढ़ने लगी। ये विस्तार बहुत जरूरी था। देखिए, सिर्फ एक दो रूट पर चलने से वो बात नहीं बनती। असली फायदा तब होता है जब ज्यादा से ज्यादा शहर जुड़ते हैं, और सबसे बड़ी बात, यात्रा का समय घटता है। सही बात है। चलिए अब थोड़ा इस ट्रेन की खासियत पे बात करते हैं। क्या चीज इसे इतना आधुनिक बनाती है? सबसे पहले सुरक्षा की बात आती है, और यहाँ कवच सिस्टम का जिक्र जरूरी है। ये भारत का अपना ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है। कवच वाकई गेम चेंजर है। आप सोचिए, ये एक अदृश्य सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। ये न सिर्फ दो ट्रेनों को आपस में टकराने से रोकता है, बल्कि अगर ड्राइवर मान लीजिए गलती से रेड सिग्नल पार करने लगे तो ये सिस्टम खुद ब्रेक लगा देता है। अरे वाह! इतना ही नहीं, ये स्पीड लिमिट वाले जोन में ट्रेन की रफ्तार को भी ऑटोमेटिकली कंट्रोल करता है। ये भारतीय रेलवे की सुरक्षा तकनीक में कह सकते हैं एक बड़ी छलांग है। और वो टक्कर झेलने वाले डिजाइन का क्या? हाँ, वो भी महत्वपूर्ण है। ट्रेन का अगला हिस्सा, जिसे नोज कोन कहते हैं, उसे भी टक्कर झेलने लायक बनाया गया है। खासकर जो पटरियों पर कभी कभी मवेशी आ जाते हैं, उनसे होने वाली टक्करों को ध्यान में रखते हुए। और आग से सुरक्षा के लिए भी आधुनिक इंतजाम है, जैसे ऑटोमेटिक डिटेक्शन और सप्रेशन सिस्टम। एरोसोल बेस्ड सिस्टम है। ये तो सुरक्षा की बात हुई। अब यात्रियों के आराम का क्या? सुनने में आता है कि इसमें काफी सुधार किए गए हैं। हाँ, आराम पर भी काफी ध्यान दिया गया है।
पूरी ट्रेन तो एयर कंडीशनड है ही, साथ में हवा को साफ रखने के लिए, कीटाणु वगैरह मारने के लिए UVC लैंप आधारित सिस्टम भी है। अच्छा, हवा भी प्योरीफाई होती है? जी, दरवाजे ऑटोमेटिक हैं, बिल्कुल मेट्रो की तरह। डिग्गों के बीच आने जाने का रास्ता, जिसे गैंगवे कहते हैं, वो पूरी तरह सील है। इससे बाहर की आवाज और धूल कम आती है अंदर। ये अच्छी बात है। और सीटों के नीचे सस्पेंशन सिस्टम, मतलब बोल्स्टरलेस बोगी डिजाइन है, तो झटके कम महसूस होते हैं, सफर ज्यादा स्मूथ होता है। और मैंने सुना है एग्जीक्यूटिव क्लास में सीटें घूम भी जाती हैं 180 डिग्रीज। बिल्कुल, एग्जीक्यूटिव क्लास की सीटें 180 डिग्री तक घूम सकती हैं, तो यात्री खिड़की की तरफ मुंह करके बैठ सकते हैं या फिर आमने सामने अगर ग्रुप में हैं। वाह! इसके अलावा वाईफाई की सुविधा है, GPS आधारित सूचना स्क्रीन लगी हैं जो बताती हैं कि अगला स्टेशन कौन सा है, कितनी देर में आएगा, ट्रेन की स्पीड क्या है वगैरह। मॉडर्न बायो वैक्यूम टॉयलेट्स हैं, जैसे हवाई जहाज में होते हैं। हाँ। हर सीट पर फोन या लैपटॉप चार्ज करने के लिए सॉकेट तो है ही, और दिव्यांग यात्रियों के लिए भी विशेष सुविधाएं और टॉयलेट्स का इंतजाम है। तो ये सब मिलकर यात्रा के अनुभव को काफी बेहतर बनाते हैं। तकनीकी तौर पर और क्या खास है इसमें? आपने EMU और सस्पेंशन का जिक्र किया था। एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज है रीजेनरेटिव ब्रेकिंग। रीजेनरेटिव ब्रेकिंग, ये क्या होती है? जब ट्रेन ब्रेक लगाती है तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है, मतलब गति की ऊर्जा, उसे ये सिस्टम वापस बिजली में बदल देता है और फिर उसे ओवरहेड तारों में वापस भेज देता है। अच्छा, इससे लगभग 30% तक बिजली की बचत होती है। 30%? ये तो काफी ज्यादा है। हाँ, बहुत। ये न सिर्फ रेलवे का खर्चा बचाता है, बल्कि पर्यावरण के लिए भी बेहतर है, क्योंकि बिजली कम इस्तेमाल हो रही है। साथ ही ट्रेन का जो एरोडायनेमिक डिजाइन है, वो हवा के दबाव को कम करता है। इससे तेज रफ्तार पर भी ट्रेन स्थिर रहती है और ऊर्जा की खपत भी कम होती है। कमाल है। और ये सब भारत में ही बन रहा है। मेक इन इंडिया का ये एक बड़ा उदाहरण माना जाता है ना? हाँ, बिल्कुल। ये मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत का एक प्रमुख, कह सकते हैं फ्लैगशिप उदाहरण है। शुरुआती डिजाइन और निर्माण चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ICF ने किया। एक ट्रेन सेट, मतलब एक पूरी ट्रेन बनाने की लागत लगभग 115 करोड़ बताई जाती है। 115 करोड़? ये विदेशी ट्रेनों के मुकाबले कैसा है? ये अगर हम विदेशों से ऐसी ट्रेन खरीदते तो उससे काफी कम है। और अब तो ICF के अलावा भारत की कई और कंपनियां जैसे BML, भेल, टीटागढ़ वैगन्स, RVNH, TMH कंसोर्टियम, ये सब इसके निर्माण और पुर्जे सप्लाई करने में शामिल हैं। भेल का नाम आया, ये तो जानी मानी सरकारी कंपनी है। इनका क्या रोल है इसमें? भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भेल, का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। ये ट्रेन को चलाने वाले मुख्य उपकरण, जैसे ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर, ट्रैक्शन मोटर, पावर कन्वर्टर, ऑल्टरनेटर, मतलब जो ट्रेन के दिल और दिमाग जैसे हिस्से हैं, वो बनाते और सप्लाई करते हैं। अच्छा, तो ये बहुत क्रिटिकल पार्ट सप्लाई कर रहे हैं। जी हाँ। तो अब वर्तमान स्थिति क्या है? नेटवर्क कहाँ तक फैल चुका है? नेटवर्क का विस्तार वाकई बहुत तेजी से हुआ है। देखिए, अगस्त 2025 तक का जो आंकड़ा था, उसके हिसाब से करीब 150 वंदे भारत सेवाएं चालू हो चुकी थी। 150? हाँ, और ये देश के 280 से ज्यादा जिलों को जोड़ रही हैं। और सबसे दिलचस्प बात है इसकी लोकप्रियता। इनकी सीटें लगभग हमेशा भरी रहती हैं। सही में? हाँ, वित्त वर्ष 2024-25 और 2025-26 जून 2025 तक का आंकड़ा देखें तो ऑक्यूपेंसी रेट 100% से भी ज्यादा रहा है। 100% से भी ज्यादा? वो कैसे? वेटिंग लिस्ट वगैरह? हाँ, उसका मतलब है कि जितनी सीटें हैं उससे ज्यादा लोग टिकट बुक करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जबरदस्त मांग को दिखाता है। ये तो कमाल है। हाल में कौन से नए रूट जुड़े हैं? कुछ खास रूट? हाल में कई अहम रूट जुड़े हैं, जैसे नागपुर के पास अजनी से पुणे, फिर KSR बेंगलुरु से बेलगावी, कटरा से अमृतसर, मेरठ से लखनऊ, मदुरई से बेंगलुरु और चेन्नई से नागरकोइल। हर रूट का अपना महत्व है। मिसाल के तौर पे मेरठ लखनऊ रूट से अयोध्या वगैरह जाने वाले धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। बेंगलुरु बेलगावी रूट कर्नाटक के टेक हब को उत्तरी कर्नाटक के एजुकेशन और इंडस्ट्रियल हब से जोड़ता है। अच्छा, कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। बिल्कुल। मदुरै बेंगलुरु रूट से व्यापारियों और छात्रों को बहुत सुविधा हुई है। और सबसे बड़ा फायदा तो यात्रा के समय में कमी है। जैसे बेंगलुरु बेलगावी रूट पर करीब 1.5 घंटे बच जाते हैं। ये काफी मायने रखता है। 1.5 घंटा? हाँ, ये तो बहुत है। और कश्मीर घाटी को जोड़ने वाली वंदे भारत का भी जिक्र सुना था, वो तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि लगती है। हाँ, वो ऐतिहासिक है सच में। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज, चिनाब पुल,
उसके बनने के बाद उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक USBRL परियोजना पूरी हुई और इसी के साथ कटरा से श्रीनगर के बीच वंदे भारत शुरू हुई। और वो ठंड में भी चल सकती है? हाँ, ये ट्रेन खास तौर पर तैयार की गई है ताकि कश्मीर की कड़ाके की ठंड मतलब -20 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान में भी बिना किसी दिक्कत के चल सके। इसमें हीटिंग वगैरह के खास इंतजाम है। ये सिर्फ कनेक्टिविटी नहीं बल्कि इंजीनियरिंग का भी एक कमाल है। बिल्कुल। ये तो हुई चेयर कार वाली वंदे भारत की बात। अब भविष्य की ओर देखते हैं। सुनने में आ रहा है कि स्लीपर वंदे भारत भी आने वाली है। बिल्कुल। अब अगला बड़ा कदम वंदे भारत स्लीपर है। इसका मकसद है लंबी दूरी की मतलब रात भर की यात्राओं के लिए राजधानी एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों का एक आधुनिक विकल्प देना, जहां आप आराम से सोकर सफर कर सके। तो इसमें क्या खास होगा? अभी की स्लीपर ट्रेनों से ये कैसे अलग होगी? काफी उम्मीदें हैं इससे। हाँ, उम्मीदें तो हैं। इसका पहला प्रोटोटाइप ICF और BML मिलकर बना रहे हैं। इसमें कई नई चीजें होंगी। इंटीरियर डिजाइन बिल्कुल नया और मॉडर्न होगा। साउंड प्रूफिंग बेहतर होगी ताकि बाहर का शोर कम से कम अंदर आए और नींद अच्छी आए। ये जरूरी है। कॉमन एरिया में सेंसर वाली लाइटें होंगी जो जरूरत पड़ने पर ही जलेंगी। इससे एनर्जी भी बचेगी। बर्थ मतलब सोने की जगह वो ज्यादा चौड़ी और आरामदायक होंगी। अच्छा। हर कोच में एक छोटी पैंट्री होगी स्नैक्स वगैरह के लिए। हर बर्थ के साथ पढ़ने के लिए लाइट और USB चार्जिंग पोर्ट होगा। ये तो बहुत जरूरी है आजकल। बिल्कुल। और दिव्यांग यात्रियों के लिए भी खास डिजाइन की बर्थ और टॉयलेट होंगे। इसमें फर्स्ट AC, सेकंड AC और थर्ड AC तीनों क्लास होंगी और एक 16 कोच वाली ट्रेन में करीब 823 यात्री सफर कर सकेंगे स्टाफ के अलावा। 823 यात्री? ये तो राजधानी से ज्यादा है शायद। हाँ, कैपेसिटी थोड़ी ज्यादा होने की उम्मीद है। ये तो काफी आरामदायक लग रहा है। ये कब तक सड़कों पर, मेरा मतलब पटरियों पर दौड़ने लगेंगी? देखिए, ट्रायल 2024 में शुरू होने थे। उम्मीद है जल्दी ही पटरियों पर दिखेंगी। योजना है कि स्टेनलेस स्टील बॉडी वाली ऐसी 200 स्लीपर ट्रेनें बनाई जाएंगी। 200 स्लीपर ट्रेनें? जी। इनका निर्माण 2 कंसोर्टियम करेंगे। एक RVNL TMH जो 120 ट्रेनें बनाएगा और दूसरा BHL टीटागढ़ जो 80 ट्रेनें बनाएगा। सरकार का कुल लक्ष्य तो चेयर कार और स्लीपर मिलाकर 200 वंदे भारत ट्रेनें चलाने का है। और अगर दूर की सोचें तो 2047 तक 2500 हाई स्पीड ट्रेनें चलाने का एक बहुत बड़ा महत्वाकांक्षी लक्ष्य भी है। 2047 तक 2500? वाह। और साथ ही बड़े शहरों के बीच कम दूरी के लिए जैसे दिल्ली मेरठ या चेन्नई बेंगलुरु टाइप वंदे मेट्रो चलाने की भी योजना है। वंदे मेट्रो, ये क्या है? ये शायद वंदे भारत का ही एक छोटा ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला वर्जन होगा जो रीजनल कनेक्टिविटी के लिए होगा। एक और बात, वंदे भारत की सफलता पर दुनिया की भी नजर है। अच्छा, विदेश में भी? हाँ, दक्षिण पूर्व एशिया और दक्षिण अमेरिका के कुछ देशों ने इन ट्रेनों को खरीदने में रुचि दिखाई है। हाल ही में BMEL को वंदे भारत स्लीपर के विकास के लिए एक प्रतिष्ठित अवार्ड भी मिला है, IF डिजाइन अवार्ड। ये तो बड़ी बात है, भारतीय डिजाइन को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिल रही है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? वंदे भारत का महत्व क्या है एक बड़े परिप्रेक्ष्य में? देखिए, वंदे भारत सिर्फ एक तेज ट्रेन से कहीं ज्यादा है। ये आधुनिक भारत की इंजीनियरिंग क्षमता का प्रतीक है। ये आत्मनिर्भर भारत का एक जीता जागता चलता फिरता उदाहरण है। इसने दिखाया है कि भारत विश्व स्तरीय तकनीक देश में ही विकसित और निर्मित कर सकता है। और यात्रियों और देश के लिए इसका क्या मतलब है? सीधा असर क्या है? इसका असर कई स्तरों पर है। सबसे सीधा असर तो यात्रा के समय में कमी है। हाँ, वो तो है। इससे लोगों का समय बचता है, व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिलता है, कनेक्टिविटी बेहतर होती है। दूसरा, जैसा हमने बात की, रीजनरेटिव ब्रेकिंग जैसी तकनीक से ये ज्यादा ऊर्जा कुशल है, पर्यावरण के लिहाज से भी बेहतर है। और इसने भारत में रेल यात्रा के अनुभव को पूरी तरह बदल दिया है। स्पीड, आराम, सुरक्षा और सफाई के नए मानक, नए स्टैंडर्ड तय किए हैं। अगर हम इसकी तुलना पिछली पीढ़ी की सबसे अच्छी ट्रेन मान लीजिए शताब्दी से भी करें, हाँ। तो वंदे भारत कई मामलों में आगे है। चाहे वो स्पीड पकड़ने की क्षमता हो, मतलब एक्सेलरेशन, या आधुनिक सुविधाएं हो, या फिर स्वदेशी निर्माण के कारण लागत नियंत्रण हो। तो ये थी वंदे भारत एक्सप्रेस की अब तक की कहानी। एक विचार से लेकर पटरियों पर दौड़ने तक, लगातार बढ़ते नेटवर्क से लेकर भविष्य की स्लीपर ट्रेनों की उम्मीदों तक। निश्चित रूप से ये भारतीय रेलवे के लिए एक बड़ा बदलाव लाने वाली पहल है और इसका सफर अभी लंबा चलना है। ये देखना दिलचस्प होगा कि ये आगे कैसे विकसित होती है और क्या चुनौतियां आती हैं। बिल्कुल। और जाते जाते सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जैसे जैसे वंदे भारत जैसी तेज और आरामदायक ट्रेनें देश के कोने कोने को जोड़ रही हैं, ये अगले दशक में सिर्फ हमारे सफर करने के तरीके को ही नहीं
बल्कि दूरी और कनेक्टिविटी को लेकर हमारी पूरी सोच को कैसे बदल सकती हैं। क्या ये हमारे रहने, काम करने और घूमने फिरने की जगहों के चुनाव को भी प्रभावित करेगा? और क्या इससे शहरों और कस्बों के विकास का एक नया पैटर्न उभरेगा? सोचने वाली बात है। इसी विचार के साथ आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक और गहरी पड़ताल के साथ। अलविदा।